मायके की मार वर्सेस ससुराल का प्यार। सर्दियों की ठिठुरती सुबह झोपड़ी के टूटे दरवाजे से ठंडी हवा अंदर ऐसे घुस रही होती है जैसे हड्डियां चीर ही देगी। रामू और मधु अपनी छोटी सी बेटी स्नेहा को ओढ़नी में लपेटकर उसके पास बैठे होते हैं। मम्मी बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी धूप निकलेगी तो ठीक हो जाएगा। बेटा स्नेहा, हम चाहते हैं कि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, हम जैसे गरीबी में ना रहे। हम चाहते हैं कि तू अच्छी जगह पढ़े और बढ़िया पैसे कमाए। पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं यहीं पढ़ लूंगी, चाहे जैसे भी पढ़ूंगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। बेटा, हम तेरे भविष्य के लिए सोच रहे हैं। तेरे पापा रोज मजदूरी करते करते थक जाते हैं। हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है। तेरे चाचा चाची तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और तेरे लिए अच्छा ही करेंगे बेटा। इसलिए तू चली जा बस पढ़ने के लिए, समझी? मम्मी पापा, मुझे मत भेजो। बेटा, हम तुझे दर्द देने के लिए नहीं भेज रहे, तेरे सपनों को पूरा करने के लिए भेज रहे हैं। अगले दिन ठंड में तीनों पैदल चलकर शहर के किनारे वाले पक्के बड़े घर पहुंचते हैं। स्नेहा के हाथ पूरी तरह ठंड से बर्फ जैसे हो चुके होते हैं। चाचा महेंद्र दरवाजा खोलते हैं मुस्कुराते हुए। अरे भैया, आप लोग इतनी ठंड में आ गए। आओ आओ, अंदर आओ। और ये हमारी बिटिया स्नेहा कितनी बड़ी हो गई है। आओ बेटी, अंदर चलो, ठंड में खड़ी मत रहो। भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करना। स्नेहा अब हमारी जिम्मेदारी है। इसकी पढ़ाई, इसके खर्चे, सब कुछ हम देखेंगे। आप बस निश्चिंत रहना। रामू और मधु की आंखों में थोड़ा सुकून और थोड़ा दर्द एक साथ दिखता है। वो स्नेहा के सिर पर हाथ रखते हैं। बेटा, मम्मी पापा रोज दुआ करेंगे कि तू खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। अपना ध्यान रखना बेटा। ठंड तुझे ज्यादा लगती है तो कपड़े अच्छे से पहन लेना। मम्मी पापा, मुझे मत छोड़ के जाइए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। स्नेहा बेटा, रो मत। तेरे पापा तुझे दुख देने नहीं, उड़ान देने आए हैं। रामू और मधु भारी मन से मुड़कर चले जाते हैं। स्नेहा दरवाजे पर खड़ी रहती है और रोते हुए देखती है। अगले दिन सुबह की कड़कड़ाती ठंड होती है। बाहर धुंध जमी होती है। चाचा चाची के बड़े घर में हीटर चल रहा होता है, पर स्नेहा के कमरे में सिर्फ एक पतली रजाई होती है। उसके हाथ ठंड से नीले पड़े होते हैं। कांपते कांपते वो पानी से चेहरा धोकर बाहर आती है। महेंद्र नाश्ता कर रहे होते हैं, हीटर के ठीक सामने बैठकर। चाचा जी, आपने कहा था ना आज मेरे कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, क्या हम आज चले? एडमिशन? तेरे माँ बाप ने क्या पैसे भेज दिए एडमिशन के? स्नेहा घबरा जाती है और ठंड की वजह से उसकी आवाज और कांपने लगती है। लेकिन पापा तो कह रहे थे कि आप करवा दोगे। अच्छा, तो तू उनके कहने पर यहाँ पढ़ने आई है? तो उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। मैं तेरे ऊपर पैसे क्यों लगाऊं? मुझे क्या फायदा मिलेगा? स्नेहा की आंखें भर आती हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि रात भर में चाचा ऐसे कैसे बदल गए हैं। चाचा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कल तो आपने मम्मी पापा से कहा था कि सब कुछ संभाल लोगे। हाँ, कल तो कहना ही पड़ा था ना। लोग क्या सोचते? अब चल हट, मेरा दिमाग मत खा। जब पैसे आएंगे तभी एडमिशन होगा, समझी? स्नेहा चुपचाप पीछे हट जाती है। उसका दिल ठंड से भी ज्यादा जम जाता है। चाची दीपाली ये सब दरवाजे से देख रही होती है। अब समझ आई, हम इतने भी अच्छे नहीं हैं जितना तेरे माँ बाप ने समझ लिया। अब वही करना जो हम कहेंगे, समझी? वरना क्या चाची? वरना वापस उस गरीब खाने में भेज देंगे बिना पढ़ाई के, और तेरे माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। स्नेहा का दिल टूट जाता है। अगले दिन ठंड की हवा उसके गालों पर चुभ रही होती है। सुबह का समय होता है। ठंड इतनी कि सांस से धुआं निकल रहा होता है, लेकिन चाचा के यहाँ हीटर सिर्फ उनके कमरे में चलता है। स्नेहा ठंड से कांपती हुई रसोई में चाय बना रही होती है। हे लड़की, चाय कहाँ है मेरी? इतना समय क्यों लग रहा है? स्नेहा घबराकर कप उठाने लगती है और उसके हाथ इतने ठंडे होते हैं कि कप हल्का सा हिल जाता है। हे, तुझे बोलते नहीं समझ आता है? हाथ कांप रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ, रुक। उन्होंने गुस्से में केतली पकड़ी और उबलती चाय उसके हाथ पर ही उड़ेल देते हैं। उसकी त्वचा लाल हो जाती है, फफोले निकलने लगते हैं। चाची सब देख रही होती है। सीख जाएगी काम, आगे ससुराल भी तो जाना है। स्नेहा आंखों में आंसू लिए बस वहीं खड़ी रहती है। चाची दीपाली दूर से देख रही होती है। नाटक मत कर, सरासी गर्म चाय से मरने लगी। हर रोज सुबह 5 बजे स्नेहा को उठना पड़ता है। ठंड इतनी होती है कि पैरों की उंगलियां दुखने लगती हैं। एक दिन वो बहुत थक जाती है, हाथ में दर्द भी होता है और वो पानी गर्म करना भूल जाती है। चाची देख लेती है कि पानी ठंडा है। उनका चेहरा लाल पड़ जाता है, आंखों में गुस्सा भर जाता है। ओए स्नेहा, पानी गर्म क्यों नहीं किया? चाची जी, मुझे माफ कर दो, हाथ बहुत दर्द कर रहा था, मैं भूल गई। चाची बिना कुछ कहे स्टोव रॉड गर्म करती है और स्नेहा रसोई में काम कर रही होती है, उसके हाथ पर लगा देती है।
चाची जी प्लीज प्लीज नहीं, दोबारा मैं नहीं भूलूंगी। प्लीज छोड़ दीजिए, जल रहा है। उनकी चीख पूरे घर में गूंज जाती है। चाचा हीटर में बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसे ही काम सिखाना पड़ता है। स्नेहा जमीन पर बैठ जाती है, उसकी कलाई जलकर लाल पड़ जाती है। आंसू उसके गालों से बह रहे होते हैं, लेकिन उसे पता होता है कि यहाँ उसकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं है। अगले दिन सर्दियां अपने चरम पर होती हैं। चाचा चाची के घर में हर कमरे में मोटे मोटे कंबल, हीटर और गर्म बिस्तर होते हैं, लेकिन स्नेहा के कमरे में टूटी दीवारें, खिड़की में से घुसती बर्फ जैसी हवा और एक पतली सी दरी बिछी होती है। स्नेहा चाची के सामने खड़ी होती है। चाची जी, ठंड बहुत लग रही है, क्या मुझे एक स्वेटर मिल जाएगा? चाची दीपाली हंसते हुए अलमारी खोलती हैं और अंदर से सबसे फटा हुआ स्वेटर निकाल कर दे देती हैं। वो जगह जगह से छिदा होता है, धागे लटक रहे होते हैं। ले यही पहन ले, इतने ही लायक है तू, नए कपड़े तो हमारे बच्चे पहनते हैं। स्नेहा ने स्वेटर हाथ में लेती है। ठंड में उसकी उंगलियां नीली हो चुकी होती हैं, पर वो बचने के लिए उस स्वेटर को ही पहन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत, हम अपनी नौकरानी को भी इससे अच्छा नहीं देते, तेरे लिए तो बहुत है। रात का कड़ाके की ठंड वाला समय होता है। चाचा चाची और उनके बच्चे मोटे मोटे कंबलों में हीटर के पास सो रहे होते हैं। ओए जल्दी से लाइट्स बंद कर और तो नीचे ही सोना, हमारी रजाई गंदी मत करना। चाची जमीन बहुत ठंडी है, क्या मुझे भी एक कंबल मिल सकता है? कंबल? कंबल तेरे बाप ने भेजा है क्या? ठंड लगेगी तो जल्दी उठकर काम करेगी, नीचे सो जा। स्नेहा ने दरी जमीन पर बिछा ली, लेकिन दरी इतनी पतली थी कि ठंड उसके शरीर में सीधे महसूस हो रही थी। उसने फटे स्वेटर में खुद को समेटा होता है और उसके दांत बजने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अगले दिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो कांपते हुए पूरी रात करवटें बदलती रह जाती है। रसोई में सर्द सुबह का समय होता है। कड़कड़ाती ठंड में स्नेहा के हाथ लगातार कांप रहे होते हैं। वो चाचा के लिए चाय बना रही होती है। फटा हुआ स्वेटर और उसके हाथ सुन्न होते हैं। जैसे ही वो कांच की कप उठाती है, कांच का कप फर्श पर गिरकर टूट जाता है। स्नेहा डर के मारे वहीं खड़ी रह जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या किया तूने? कांच के कप तोड़ रही है? चाचा जी ठंड लग रही थी, हाथ फिसल गया, मैं साफ कर दूंगी। लेकिन चाचा कोई बात नहीं सुनता और वो कोने में रखा मोटा डंडा उठा लेता है और जोरों से स्नेहा की पीठ पर मारने लगता है। और मारो इसे, सस्ती नौकरानी समझकर रखा है क्या? कब तोड़ती है, काम नहीं होता तुझसे, तेरे बाप ने यही सिखाया है? चाची जी प्लीज माफ कर दीजिए, दर्द हो रहा है। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही काम सिखाया जा सकता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। डंडे की चोटें उसके पीठ पर नीले निशान छोड़ चुकी होती हैं। स्नेहा जमीन पर गिरी पड़ती है। आंसू जमीन पर गिरते जा रहे होते हैं। कुछ दिन बाद चाचा किसी से बात पर गुस्से में होते हैं। चाय थोड़ी हल्की बन जाती है। ये चाय किसने बनाई? मैंने चाचा जी। ये पीने लायक है? मजाक बना रखा है। गलती से चीनी कम हो गई होगी। चाचा उसकी बात पूरी सोने से पहले ही थप्पड़ मार देते हैं। उसका सिर दीवार से टकरा जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। बोलती बहुत है तू, काम नहीं आता तो घर क्यों रखा है तुझे? स्नेहा अपने गाल पकड़ लेती है। चेहरा लाल होता है, आंसू अपने आप बह रहे होते हैं। मैं ठीक कर दूंगी। रो मत, नाटक बंद कर। स्नेहा बचपन से ही बाल बनाना अच्छी तरह जानती है। गरीबी में भी वो अपनी माँ और पड़ोस की लड़कियों के बाल बहुत सुंदर बना दिया करती थी। ये उसका छोटा सा शौक होता है। एक दिन चाचा चाची सो रहे होते हैं और स्नेहा चुपके से कमरे की खिड़की के पास बैठकर अपने बालों में नीट चोटी बना रही होती है कि तभी ओहो, बड़ी कलाकार बन रही है तू, अच्छा बाल बनाती है। उम्र भी तो हो रही है ना, यही सब करके बाहर लड़कों को फंसाएगी। नहीं चाची जी, मैं किसी को नहीं फंसाती, मुझे बस बाल बनाना अच्छा लगता है, इससे मुझे मन लगता है। बहुत सारी बातें मत कर, आज के बाद अगर तुझे बाल बनाते देखा ना तो तेरे सारे बाल काट दूंगी, समझी? स्नेहा डर के मारे सिर हिला देती है। कुछ दिन बाद स्नेहा बर्तन धोकर अपना मन शांत करने के लिए फिर चुपके से बालों में हल्की चोटी बना रही होती है। तभी चाची अचानक अंदर आ जाती है। फिर शुरू? मैंने मना किया था ना। चाची ने उसकी बात सुने बिना उसका हाथ पकड़कर बाहर घसीटते हुए लेकर जाती है। चल आज तुझे सबक सिखाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज चाची जी, ऐसा मत करिए, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी। इसके पूरे बाल काट दे, बॉय कट, ये अब कभी बाल नहीं बनाएगी। कुछ ही मिनटों में स्नेहा के लंबे सुंदर बाल जमीन पर बिखर रहे होते हैं। वो शीशे में देखती है कि बाल बहुत छोटे हो जाते हैं। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। अब बना ले हेयर स्टाइल, चल घर चल। अगले दिन चाचा घर में अकेले होते हैं। चाची अपने मायके गई होती हैं। स्नेहा रसोई में सब्जी काट रही होती है। तभी चाचा धीरे धीरे से उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उनके व्यवहार में कुछ अजीब होता है। चाचा जी, आप पीछे क्यों खड़े हैं? अरे डर क्यों रही है? मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, बस
उनका लहजा ऐसा था कि स्नेहा का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वो तुरंत पीछे हटने लगती है। मुझे बाहर जाना है, चाय बना रही हूँ। चाचा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। स्नेहा झटके से पीछे हट जाती है और भागकर किचन से बाहर चली जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसी वक्त चाची अचानक घर आ जाती हैं। उन्होंने देखा कि चाचा स्नेहा के पास खड़े होते हैं और वो डरी होती है। अरे आप इसके पास क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इसने मेरा लैपटॉप गिरा दिया था, मैं इसे डांट रहा था। अच्छा, अगर इसने लैपटॉप तोड़ा है तो फिर तो ठीक है। स्नेहा सब समझ जाती है कि उसकी सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन वो चाचा से दूर हटकर खड़ी रहती है। अगले दिन स्नेहा का मन इतना टूट चुका था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही होती है। डरी हुई, सहमी हुई और आंखों में सूजन होती है। वो एक दिन अपने घर पहुंच जाती है सब कुछ बताने के लिए। जैसे ही वो घर में अंदर जाती है, देखती है कि उसके माँ बाप कमरे में हल्की आवाज में बात कर रहे हैं। दरवाजा थोड़ा खुला होता है। स्नेहा अंदर जाने ही वाली होती है कि उसे उनकी बातों की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। दिन बर दिन खर्चे बढ़ रहे हैं और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। पर एक बात, हमें ये बात स्नेहा को कभी नहीं बतानी है। हाँ, तुम सही कह रही हो। वो बच्ची तो वैसे ही बहुत संवेदनशील है। अगर उसे घर की हालत का पता चला तो वो क्या पढ़ाई, क्या अपनी जिंदगी तक छोड़ देगी। लेकिन अब क्या करें? रसोई में देखो एक दाना भी नहीं है, कैसे बताए उसे? तुम चिंता मत करो, मैं बाहर से उधार लेकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। ये बातें सुनकर स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगा जैसे कि किसी ने उसकी सांसें रोक दी हो। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं, पर होठों पर हाथ रख लेती है ताकि उसके रोने की आवाज कोई न सुन सके। हे भगवान, मम्मी पापा खुद भूखे हैं और मैं जाकर अपने दर्द सुनाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो चुपचाप दरवाजे से पीछे हट जाती है। उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। मैं अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताऊंगी। वो पहले ही बहुत परेशान है। अगर मैंने उन्हें बताया तो चाचा चाची मुझे मारते हैं, भूखा रखते हैं तो वो टूट जाएंगे। अब चाहे चाचा चाची कितना भी अत्याचार कर ले, मैं सह लूंगी। मैं माँ बाप पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। मैं सहूंगी क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। उनका गर्व बनूंगी, बोझ नहीं। अब जो भी होगा मैं अकेले लड़ूंगी। स्नेहा पलटकर घर को आखिरी बार देखती है। फिर वो धीमे कदमों से वापस चाचा चाची के घर की तरफ चली जाती है, जहां अत्याचार उसका इंतजार कर रहा होता है। एक दिन स्नेहा के पिता रामू के एक पुराने दोस्त होते हैं और दोस्त के यहाँ से स्नेहा के लिए रिश्ता आता है। रामू और मधु चाचा चाची के पास जाते हैं। हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता आया है। मैं सोच रहा हूँ कि कल उन्हें आपके घर भेज दूं, क्योंकि हमारा घर तो दिखाने लायक नहीं है और अगर उन्होंने हमारा घर देखा तो हमारी बेटी का रिश्ता भी तय नहीं हो पाएगा। और रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ हाँ बिल्कुल भेज देना भैया। रामू और मधु के जाने के बाद चाचा बातें करने लगते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का है। स्नेहा की जगह हम अपनी बेटी रिदिमा को दिखाएंगे। ये गवार तो किसी गरीब घर में जाए तो वही अच्छा है। अगले दिन रामू के दोस्त वहां जाते हैं। उनका पूरा परिवार होता है। आइए आइए भाई साहब आइए, रामू भैया ने बोला था आप आएंगे। हाँ जी, हमारी पहले फोन पर बात भी हुई थी। हम तो स्नेहा को देखने आए हैं। ये सुनते ही चाचा चाची के चेहरे पर हल्का तनाव दिख रहा होता है। चाची तुरंत अपनी बेटी रिदिमा को लेकर आती है, पूरी तरीके से तैयार, नए कपड़े, मेकअप और गहनों के साथ। लीजिए, ये रही हमारी स्नेहा, बहुत संस्कारी है, घर के सारे काम जानती है। रामू भाई ने तो कहा था कि उनकी बेटी उन पर है, और यह बेटी तो बिल्कुल अलग दिख रही है। ये स्नेहा नहीं है। अरे नहीं नहीं, फोटो में अलग आती है, यही स्नेहा है। उधर रसोई में बर्तन धोते धोते स्नेहा बात सुन लेती है। वो चुपचाप खड़ी रहती है। तभी ससुर की नजर रसोई की ओर जाती है। प्रीतम रसोई में देखता है, फटे हुए कपड़ों में, सर्दी में कांपती हुई, मुंह पर सूजन, बाल छोटे कटे हुए स्नेहा बर्तन धो रही होती है। वो अंदर कौन है? क्या वो स्नेहा नहीं है? ये सुनते ही चाचा चाची दोनों का चेहरा उतर जाता है। अरे वो हम मजाक कर रहे थे। हाँ, वो ही स्नेहा है, बुलाती हूँ। चल बाहर चल, सारा खेल तूने बर्बाद कर दिया। स्नेहा डरते डरते बाहर आती है और सबको वो बहू पसंद आती और रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ते वाले के जाते ही चाची का गुस्सा फूट पड़ता है। आज तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। इतने बड़े घर का लड़का था और उन्होंने तुझे चुन लिया। आज तुझे खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। चाची, इसमें मेरी क्या गलती है? वो मुझे पहले से जानते थे। बंद हो जा कमरे में, और कल से तेरी जिंदगी और भी कठिन होगी, समझी? चाची स्नेहा को कमरे में बंद कर देती है। ठंडी हवा कमरे के अंदर घुस रही होती है। स्नेहा घुटनों में सिर छुपाई रोती रहती है। कुछ दिनों बाद स्नेहा की शादी होती है। वहां भी ऐसे ही वो डरी सहमी रहती है। एक दिन सब लोग प्यार से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन स्नेहा की आंखों में अब भी चाचा चाची का डर जिंदा होता है।
हर आवाज पर वो सहम जाती है। किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाती है। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा होता है, ससुर, सास, मयंक, देवर और नंद। सभी गरम गरम खाना खा रहे होते हैं, लेकिन स्नेहा चुपचाप रसोई के पास खड़ी होती है। अरे बेटा, तू वहां क्यों खड़ी है? आजा, बैठ कर खा। जी नहीं पापा जी, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों? हम सब एक साथ खाते हैं, हम परिवार हैं, कोई यहाँ अलग नहीं है। मयंक स्नेहा के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर धीरे से कुर्सी पर बिठा देता है। अब यहाँ ऐसी आदतें नहीं चलेंगी, तुम भी इस घर की मेंबर हो। सब लोग उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं। स्नेहा की आंखें भर आती हैं। कभी खाना बनाने पर भी मार मिलती थी, आज बैठकर खाने की इज्जत मिल रही है। अगले दिन कमरे में 2 बड़े बड़े शॉपिंग बैग रखे होते हैं। स्नेहा, जरा देखो तो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। स्नेहा डरते डरते पास आती है। मयंक बैग खोलकर सारा सामान बिस्तर पर फैला देता है। बिस्तर पर रंग बिरंगे डिजाइनर स्वेटर, शॉल, जैकेट, थर्मल सेट, हेयर एक्सेसरीज, सब कुछ ब्रांडेड और उसके लिए होता है। तुम्हें ठंड लगती है ना, इसलिए ये सारे सर्दियों के कपड़े ले आया। और ये स्वेटर, ये खास तुम्हें देखकर लिया है। और ये शॉल बहुत मुलायम है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। स्नेहा एक एक कपड़ा हाथ में लेती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके मन में पुराने दिन दोबारा चमक उठते हैं। फटा हुआ शॉल, चाचा की गालियां, ठंड में कांपते हुए पानी भरने के दिन, फिर सामने इतने सुंदर गर्म मुलायम कपड़े का ढेर होता है। थैंक यू आपका। वहाँ मुझे एक फटा शॉल भी नसीब नहीं था, और यहाँ मेरे लिए इतनी सारी चीजें। क्या सच में मुझे इतना प्यार मिल सकता है? कैसी बह की बातें कर रही हो तुम? फिर सुबह का समय होता है। सर्दी इतनी थी कि हर जगह कोहरा छाया हुआ होता है। स्नेहा गैस पर रोटियां बना रही होती है। अचानक तवा पकड़ते समय उसका हाथ गर्म तवे से छू जाता है। वो हल्की चीख दबाकर फिर से भी रोटी बनाती रहती है, क्योंकि उसकी पुरानी आदत होती है दर्द में भी काम रोकना नहीं है। तभी सास रसोई में आती है और स्नेहा को दर्द से सिकुड़ते हुए देखकर, अरे स्नेहा, ये क्या हो गया बेटा? हाथ जला लिया क्या? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, बस हल्का सा जल गया है। सास जोर देकर उसका हाथ देखती है। लाल छाला देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। इतना जल गया और तू काम कर रही है? बेटी, ये घर तेरा है और कोई जबरदस्ती नहीं है तेरे ऊपर। तू आराम कर, ये सब मैं देख लूंगी। कमला उसे पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है। फिर फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और धीरे धीरे बर्न क्रीम लगाती है, पट्टी बांध देती है। स्नेहा की आंखें भर आती हैं। बस तू एक कदम भी रसोई में नहीं रखेगी आज, बाकी मैं देख लूंगी। चाचा चाची के घर जलने पर मार पड़ती थी, यहाँ जलने पर माँ जैसे हाथ मिलते हैं। स्नेहा शादी के बाद घर से बाहर बहुत कम निकलती है। डर, शर्म, पुरानी यादें सब उसे रोकते रहते हैं। एक दिन नंद, राधिका, प्रियंका उसके कमरे में आती है। चलो भाभी। कहाँ जाना है? कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं भाभी, रिलैक्स, बहुत हो गया कमरे में बैठना। आज मैं तुम्हें बाहर ले जा रही हूँ। शॉपिंग, गोलगप्पे, आइसक्रीम सब खाएंगे। नहीं दीदी, मुझे बाहर अच्छा नहीं लगता। और मुझे मेरी भाभी मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। चलो, नहीं तो गोद में उठाकर ले जाऊंगी। स्नेहा हंस पड़ती है और दोनों बहनों की तरह बाजार जाती है, शॉपिंग करती है और खाना भी खाती है। प्रियंका उसे नई सलवार सूट दिलाती है, शॉल, जूते और खूब सारी चीजें खरीदते हैं। फिर गोलगप्पे के ठेले पर ले जाती है। भाभी मुंह खोलो और पहला गोलगप्पा आपके नाम। जिंदगी में पहली बार किसी ननद ने सगी बहन जैसा साथ दिया है। अगले दिन स्नेहा कमरे में खड़ी होती है और फोन पर मयंक से बात कर रही होती है। मयंक, कब तक आओगे? थोड़ा सामान लाना था, पैसे चाहिए थे। मुझे देर होगी, तुम किसी और से मांग लेना, मैं अभी नहीं भेज पाऊंगा। नहीं, रहने दो, मैं किसी से नहीं मांगूंगी। इतना कहते ही फोन कट जाता है। ये बात बाहर खड़ा देवर योगेश सुन लेता है। वो धीरे से स्नेहा के पास कमरे में जाता है। भाभी, ये लीजिए। वो अपनी जेब से नोट निकालकर उसके हाथ में रख देता है। अरे नहीं भैया, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? भाभी, मैं आपका छोटा भाई हूँ। भाभी, भाई का रिश्ता पैसे का नहीं, भरोसे का होता है, और प्यार का भी। जब आप चाहें, जो चाहे सीधे मुझसे कहिए। स्नेहा की आंखें भर आती हैं। और हाँ, किसी भी बात के लिए कभी खुद को अकेला मत समझिए। ये पूरा घर आपका है और हम सब आपके हैं। स्नेहा पहली बार दिल से मुस्कुराती है। अब वो सच में इस घर की बहू नहीं, बेटी महसूस करने लगती है। अगले दिन घर में हल्की ठंड होती है। स्नेहा चाय लेकर लिविंग रूम में आती है। ससुर पास ही सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। जैसे ही स्नेहा चाय रखने झुकती है, ससुर प्यार से मुस्कुराकर कहते हैं, धन्यवाद बेटा। लेकिन उस मुस्कान को देखकर स्नेहा का दिल धक धक करने लगता है। उसके मन में पुराने जख्म उभर आते हैं। चाचा की बुरी नजर, उसका डर, उसका दर्द, हर मुस्कान, हर नजर उसे खतरा लगने लगती है। ये भी मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं क्या? क्या सब मर्द एक जैसे ही होते हैं? क्या यहाँ भी मुझे वही सब झेलना पड़ेगा? उसके हाथ कांपने लगते हैं और चाय का कप हल्का सा हिल जाता है। बेटा, हाथ ठीक है?
ठंड लग रही है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। और वो जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। रात को स्नेहा पानी लेने नीचे जाती है। डाइनिंग हॉल में हल्की रोशनी जल रही होती है और सास ससुर दोनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। स्नेहा धीरे से गुजरती है, लेकिन तभी उनकी आवाजें सुन लेती है। आज स्नेहा बहुत डरी थी, पता नहीं क्यों। बच्ची बहुत कुछ झेल कर आई है, शायद उसकी आंखों में आज भी डर बसा है, ऐसा डर जो किसी भी लड़की को नहीं सहना चाहिए। स्नेहा दीवार के पीछे खड़ी सुन रही होती है। दिल जोर से धड़क रहा होता है। वो मेरी बेटी है। इस घर पर जितना हक हमारे बच्चों का है उतना ही उसका भी है। मैं चाहता हूँ कि वो कभी न डरे, कभी भी मुझसे दूर न भागे। उसे लगे कि ये उसका अपना घर है। हमें उसे उस प्यार से भर देंगे कि उसे कभी मायके की पीड़ा याद ही ना रहे। स्नेहा के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। आंसू उसकी आंखों से बह जाते हैं। वो धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ जाती है। ये तो मुझे अपनी बेटी की तरह चाहते हैं। मैं ही गलत समझती थी। सब मर्द एक जैसे नहीं होते। पापा जी तो मुझे अपनी बेटी मानते हैं। उसके मन का जहर, उसका डर सब धीरे धीरे निकलने लगता है। अगले दिन घर में प्रियंका तैयार होकर अपने कमरे में खड़ी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही होती है। भाभी प्लीज आओ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊं? लाओ दीदी, मैं बना देती हूँ। सच भाभी, प्लीज प्लीज बना दो ना। स्नेहा ने बड़े प्यार से उसके बालों को कोमलता से बनाना शुरू किया। उसकी उंगलियां जैसे किसी प्रोफेशनल की तरह चलती हैं। कुछ ही मिनटों में उसने एक बेहद खूबसूरत और ट्रेंडी हेयर स्टाइल बना दिया। भाभी ये तो कमाल हो गया, मैं तो पार्टी में छा जाऊंगी। पार्टी में हर कोई प्रियंका से यही पूछता है, कौन से पार्लर से बनवाए हैं हेयर स्टाइल? वाह, इतना सुंदर। प्रियंका गर्व से मुस्कुराती है। अगले दिन कमला अपनी किटी पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। मम्मी जी पार्टी में जा रहे हैं, मैं आपका हेयर स्टाइल बना दूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। स्नेहा ने उनकी उम्र, ड्रेस और पर्सनैलिटी के हिसाब से एक एलिगेंट सा हेयर स्टाइल बनाया। कमला खुद को आईने में देखकर खिलखिला उठती है। किटी पार्टी में सबने उनसे यही पूछा, अरे कमला, कमाल का हेयर स्टाइल है, कौन से सैलून में बनवाया? मेरी बहू ने बनाया है। उनकी आवाज में गर्व सुनाई देता है। अगले दिन सुबह स्नेहा नीचे आ रही होती है। उसने भी अपने बाल बेहद खूबसूरती से बनाए होते हैं। अरे बेटा, तूने इतने अच्छे बाल बनाने सीखे हैं, कहाँ से? उस दिन मेरी भी सबने खूब तारीफ की थी। हाँ भाभी, मेरा हेयर स्टाइल तो सब पूछ रहे थे, कौन से पार्लर से बनवाया? मम्मी जी, पहले मेरा सपना था कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट बनूं, लेकिन चाचा चाची को ये सब पसंद नहीं था और वो चाहते थे कि मैं पढूं और बस घर का काम करूं, इसलिए मैं कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। उसकी आंखें झुक जाती हैं, जैसे डर हो कि कहीं सास नाराज ना हो जाए। लेकिन कमला देवी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बेटा ये बहुत अच्छी बात है, अगर तुझे ये सब पसंद है तो हम सब तेरा साथ देंगे। नहीं मम्मी जी, अब मुझे ये सब नहीं करना, और मुझे तो आता भी नहीं है इतना। भाभी, आपको तो बहुत आता है और आप तो कमाल करती हो, आपको जरूर करना चाहिए। फिर जब सबने उसे समझाया, प्यार दिया, भरोसा दिया, तो स्नेहा का चेहरा पहली बार खिलकर खिल उठता है। मम्मी जी, आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में तुझे अपना सपना पूरा करना चाहिए। इस घर में हर किसी को अपनी पहचान बनाने का हक है, तुझे भी। स्नेहा की आंखें भर आती हैं। पहली बार उसे लगता है कि यह घर उसे रोकता नहीं, उसे उड़ना सिखा रहा है। घर में मीटिंग जैसा माहौल होता है। सभी स्नेहा को घेरे बैठे होते हैं। सास ससुर नंद देवर सब उसके सामने सपने पर चर्चा कर रहे होते हैं। बेटा, तूने घर वालों को भी इज्जत बढ़ाई है और अपने हुनर की भी। अगर तू चाहती है तो हम तेरा एक सैलून खुलवा देते हैं। सच में पापा? सच में बेटा, अब तू अपने पैरों पर खड़ी होगी। कुछ ही हफ्ते में स्नेहा का एक सुंदर सा मॉडर्न सैलून खुल जाता है। बोर्ड पर लिखा होता है, स्नेहाज फैशन ब्यूटी एंड स्टाइलिंग स्टूडियो। धीरे धीरे उसकी लाइफ नई ट्रैक पर आ जाती है। वो रोज सुबह घर से निकलती है, सैलून जाती है, लोगों के बाल बनाती है और हर दिन मुस्कुराती। वो पहली बार अपनी जिंदगी जी रही होती है जब उसे पहले कस्टमर से पैसे मिलते हैं। ये मेरी पहली कमाई है। आज मैं जो भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। आपने ही मुझे नया जन्म दिया है, नया सपना दिया है। बेटा ये तेरी मेहनत है, हमारा काम था बस तुझे सपोर्ट करना। रख ले इसे और आगे बढ़ती जा। स्नेहा रो पड़ती है और सास ससुर के पैर छूती है। एक दिन दोपहर में सैलून में भीड़ कम होती है और उसके चाचा और चाची सामने खड़े होते हैं। स्नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, माथे पर पसीना आ जाता है। वो पीछे हट जाती है। उसी समय सास भी वहीं होती है। क्या हुआ बेटा, एकदम से डर गई? बेटा हमें माफ कर दे, हम जानते हैं तू क्यों डर गई। हमने तुझ पर जो भी अत्याचार किया उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। मेरी बेटी का तलाक हो चुका है, कोई उसे अपना नहीं रहा, हम टूट चुके हैं बेटा। बेटा हमें माफ कर दे। स्नेहा सास का हाथ जोर से पकड़ लेती है और धीरे धीरे आगे आती है।
मुझे कभी लगा नहीं था कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास होगा। एक तरफ मायके की मार थी और दूसरी तरफ मेरे ससुराल वालों का प्यार। जहाँ मेरे अपने मुझे समझ नहीं पाए, वहीं पराये लोग मेरे सपने पूरे कर रहे हैं। आज मैं जो भी हूँ इन्हीं लोगों की वजह से हूँ। बेटा, क्या तू हमारी बेटी को भी यहाँ काम दे सकती है? बहुत लाचार है। जैसा आपने मेरे साथ किया वैसा मैं आपके साथ नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं भी वही करूंगी तो मैं आप जैसी हो जाऊंगी, और मैं वैसी नहीं हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे प्यार दिया है, इसलिए मैं भी दूसरों को प्यार देना जानती हूँ। हाँ, वो यहाँ काम कर सकती है। चाचा चाची हैरान होते हैं और शर्मिंदा भी, लेकिन स्नेहा आज एक नई इंसान बन चुकी होती है। एक दिन वो अपने असली माँ बाप रामू और मधु के घर जाती है। उनके चेहरे पर चिंता होती है। मम्मी पापा, आपने मुझे वहाँ छोड़ा था, लेकिन चाचा चाची ने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था वो लोग इतने बुरे हैं। अगर पता चल जाता तो मैं उन्हें बख्शता नहीं। बेटा, अगर मुझे हल्की सी भी भनक होती ना, तो मैं तेरी चाची की जान ले लेती। हमने बहुत बड़ी गलती की है बेटा। नहीं पापा, नहीं मम्मी, आपने मुझे अच्छे के लिए भेजा था। गलती आपकी नहीं थी, लेकिन अब सब ठीक है। मेरे ससुराल वालों ने मेरी सारी कमी, मेरे सारे दर्द खत्म कर दिए। सुखी रहे बेटा, बहुत सुखी रहे। तुम्हें नया घर मिला है और नई जिंदगी भी।